Good morning to all. Present over here. मैं डॉक्टर राकेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर रखा गया है स्पेशली फॉर जो भी बच्चे वोकेशनल कोर्स में हैं और फिजिकल एजुकेशन में हैं और नॉर्मल जो भी पर्सन्स हैं या जो भी बच्चे हैं या कोई दूसरे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं या दूसरे सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो उपयोगी नहीं है या उसका महत्व नहीं है। इसीलिए आफ्टर कोविड आप सभी लोगों को पता है कि हेल्थ एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे लाइफ में। इसीलिए जो वर्ड कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना भी है। तो उसमें बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें ध्यान देना चाहिए। तो जो लोग सोचते हैं फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, स्पोर्ट्स है, ऐसा नहीं है बेटे। आज के समय में ये आपके लाइफ का एक पार्ट हो गया है इन एजुकेशन एंड नॉर्मल हेल्दी लाइफ के। सो उसके लिए आपका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो इसी रिगार्डिंग में हमारे डिपार्टमेंट साहित्य शिक्षा विभाग ने एक लेक्चर प्रोग्राम रखा है, वन डे वर्कशॉप ऑन योगा एंड हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर में, ठीक है। सो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर जो एयू से हमारे सीनियर, हमारे एज हम उनके स्टूडेंट्स हैं। सो मैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्राचार्य श्री ब्रिजेश कुमार सर को कि वो उनका बेटे कोई भी कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मां सरस्वती के चरणों में उनका आशीर्वाद ग्रहण करके और दीप प्रज्वलित करके हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। तो इसके लिए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र सर और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रिजेश सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि सरस्वती के चरणों में फूल अर्पित करके और दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने अगले पड़ाव पे बढ़ता हूं। इसमें मैं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ब्रिजेश कुमार सर को अनुरोध करूंगा कि वो हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर का बुके प्रदान करके उनका स्वागत और सम्मान करें। Thank you, sir, for
special lecture on this topic of योग and स्वस्थ जीवनचर्या। इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय के शाही शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर दुर्गेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हमारे प्राचार्य ब्रिजेश कुमार सर का बुके प्रदान करके उनका स्वागत करें। थैंक यू सर फॉर गिविंग आवर इंस्पिरेशन फॉर दिस प्रोग्राम एंड वर्कशॉप। बहुत ही कम समय में हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। इसमें हमारे महाविद्यालय प्राचार्य ब्रिजेश सर का बहुत बड़ा योगदान है और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह हमें हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसे कुछ लेक्चर्स और वर्कशॉप होते रहे। तो इसी के साथ मैं मंच पे ब्रिजेश सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस वर्कशॉप पे 2 शब्द कहें, फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्लीज सर। श्री महाविद्यालय शारीरिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला योग एवं स्वस्थ जीवनचर्या के अवसर पर उपस्थित हमारे मत प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, जो आज हमारे मत विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और वो इस विषय पर आप सभी को बहुत ही अपना ज्ञान प्रदान करेंगे। प्यारे छात्रों छात्राओं, इस सभागार में उपस्थित सभी टीम जो कार्यक्रम को संचालित करने में लगी हुई है और शारीरिक शिक्षा विभाग के शिक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश जी, सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी ने हमारे पास आकर अपना समय दिया और वो आप सभी को इस तरीके से अपना जीवन शैली को सुधारना है, दिनचर्या को आपको सही रखना है। ये आप युवा हैं और ये आपके लिए जो समय है बहुत जरूरी है कि इसी समय आप अपने जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करें। सेहत जो है वो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप गलत दिनचर्या चलते हैं और खान पान या जो दिनचर्या है उसको गलत रूप में लेते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अस्वस्थ रहेंगे और आगे चलकर बहुत जल्दी ही आपके जो शरीर में दुनिया भर के जो रोग हैं वो होंगे। इसलिए आप अभी से अपना जो बारे में बताया जाए उस पर बैठें, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और आप अपने घर में अपने जो सगे संबंधी मित्र आदि हैं उनको भी इस बारे में जानकारी देंगे कि क्या खाना है, कब खाना है, कितने समय सोना है, किस तरह से पानी पीना है। यदि आप इन बारे में जानकारी रखते हैं तो जो हॉस्पिटल आजकल सबसे ज्यादा जो खर्चे हो रहे हैं 2 चीजों पर हो रहे हैं। आप अभी युवा हैं, कुछ समय बाद ये जो खर्चे हैं ये बढ़ते जाएंगे। तो पहला खर्चा है उसमें तो आप बहुत खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा खर्चा है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है, यानी खान पान, होटल, इस पर बहुत ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। रेस्टोरेंट यानी गए खा लिया, पिज्जा बर्गर खा लिया और साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके शरीर में क्या हो रहा है, आगे जाके क्या क्या चेंजेस होंगे, ये तब आपको मालूम पड़ेगा जब आप दूसरे को जाएंगे। यानी हॉस्पिटल और होटल सबसे अधिक कमाई वाले व्यवसायी हैं। यानी होटल से बोल लीजिए और देखिए आज ही मैं पढ़ रहा था
श्री जयराम पहल, जिन्होंने 18 रुपए पर अपना वेटर का काम शुरू किया था। आज होटल चेन खोलकर उन्होंने, रेस्टोरेंट चेन खोलकर उन्होंने प्रतिदिन 300 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। यानी होटल जो है, रेस्टोरेंट जो ट्रेन है, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ जो बीमारियां चल रही हैं, ये युवा अवस्था में डायबिटीज हो जाना, बालों का झड़ जाना, मोटापा हो जाना, लीवर फैटी हो जाना, बहुत सी चैलेंजेस बढ़ते आते हैं। और इसी के साथ फिर दूसरा जो बिजनेस है, जो है आपका हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, तरह खुलते जा रहे हैं। और वहाँ पर आप मिलते हैं जहाँ पर कि आपको भी कष्ट होता है और आपके जो परिवारजन हैं वो भी बहुत परेशान रहते हैं। या आपका कोई निकट संबंधी हॉस्पिटल में जाए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है और काफी खर्चा होता है। तो इससे बचने के लिए आप अपना जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, योग है, इसके बारे में जो भी आपको बताया जाए उसको आप नोट करें, ध्यानपूर्वक सुनें और उसको अमल में लाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। Thank you, sir, for giving us some motivation on this topic of workshop. इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए मैं अपने आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजेंद्र सिंह सर को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करें सर, और हमें अपने ज्ञान को प्रदान करें। प्लीज सर। प्राचार्य ब्रिजेश कुमार जी और यहाँ का प्रबंध मंडल जो हमारे वासनिक कॉलेज का है, जो कि यहाँ उपस्थित नहीं है किसी कारणों से, किसी बिजीनेस की वजह से, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है यहाँ हम एकत्रित हुए हैं योग और हमारी जो कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो इसके ऊपर चर्चा करना चाहेंगे। अगर इसके जो 3 भाग हमने योग किए हैं, पहला जो है योग के ऊपर लेंगे और दूसरा जो है जो इसके बाद में जो है ना फिर हम दिनचर्या, रोजचर्या, जीवनचर्या है उसके ऊपर लेंगे, और तीसरा जो है भाग होगा आपके जो प्रश्न जो होंगे उनका उत्तर दिया जाएगा, और साथ ही साथ मेरी तरफ से प्रश्न होगा जो कि जो भी बच्चा जो है प्रश्न का उत्तर देगा उसे 500 रुपये मिलेंगे, जो कि हमारी जो 2 प्रश्न होंगे, एक हमारी बेटियों से और यहाँ ये बच्चे बैठे हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन उनसे होगा। 22 वर्ष भी है, मतलब बच्चा जो है बच्चियों वाला भी आंसर दे सकता है, बच्ची वाला आंसर दोनों, और अगर दोनों देते हैं तो एक ही पुरस्कार मिल जाएगा। पुरस्कार का उपयोग सदुपयोग करें। हाँ, आपको यहाँ मोटिवेट करने के लिए है, आपको उत्साहित करने के लिए है, पैसा बहुत ज्यादा नहीं है, 500 रुपये है, ये उत्साहित करने के लिए है। हाँ, तो अब जो है हम ज्यादा नहीं करते हुए आरंभ करते हैं एक एक करके। देखिए, जो कोई भी चीज है हमारे मातृभाषा में जो समझाई जाती है उसको आराम से समझा जा सकता है। अगर आप किसी दूसरी भाषा में जो है आप समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और आपको बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन, बहुत ही जो है आपको लगाना पड़ेगा। तो आज इसीलिए आपने एनपीए नई जो है ना आपकी जो आई है, नई पॉलिसी आई है आपकी एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर मातृभाषाओं में ज्ञान प्रदान करने लगा। तो मैं थोड़ा सा इस पे हल्का सा चर्चा करूंगा। नाम में क्या रखा है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ नाम में क्या रखा है। नाम में सब कुछ रखा है, क्यों रखा है? अब ये देखिए, सनातन संस्कृति में नाम के रचना का वैज्ञानिक दार्शनिक पहलू देखिए। भारतीय समाज में किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के नामकरण की रचना वैज्ञानिक दार्शनिक पहलू का महत्व ध्यान में रखकर किया जाता है। सनातन में क्या है, पहला जो शब्द ये देखिए, हम कहते हैं नेम इंग्लिश में, और हिंदी में कह देते हैं उसको नाम। तो नेम और नाम में ये देखिए
उनको दूसरा शब्द नहीं मिला, नेम ही देना पड़ा। और ये फिर आप ये देखिए, अंग्रेजी में नेम, जर्मनी, फ्रेंच और पुर्तगाली में नोम शब्द दिया है इन्होंने, इनको दूसरा शब्द भी नहीं मिला, नोम बोला जाता है। ये मैंने बताया आपको। यहाँ ये देखिए, अंग्रेजी में नेम, जर्मनी, फ्रेंच और पुर्तगाली में नोम सबका दर्शाया गया। उदाहरण के तौर पे हमारे पूर्वज विश्व ब्रह्मांड को जगत कहते थे। जगत का मतलब क्या होता है? जो गति करते, जगत, जो गति करता है उसको हमने जगत कहा, और कुछ उल्टा सीधा नाम नहीं दिया। और फिर इसको आप जाके जगत गतिमान है, इसको स्पष्ट करता है। दूसरा दिया संसार। संसार का मतलब है जो सरकता है, जो ये जो है ना हमारी प्लेट्स है, पूरा ब्रह्मांड जो है ना धीरे धीरे करके सरकता है। जितने भी हमारे प्लेटनेट है वो सरकते हैं, चलते नहीं, गतिमान नहीं है, सरकते हैं, इसलिए दूसरा नाम उनका सरकता है, जो कि सरकते हुए गति करता है। पृथ्वी को क्या कहा? भूगोल। जो अपने आप में गोल है उसे हमने कहा भूगोल। भू मीन्स जमीन, और जो गोल है, हमारे शब्दों में ही ये चीजें छिपी हुई थी। पृथ्वी गोल है और आदि हो जिसका अंत न हो, उसके लिए इसीलिए कहा गया है। और ये लास्ट में अब बताते हैं, शनि ग्रह को कहते हैं शनिचर। शनिचर ये जो ना आपको यहाँ दिया गया है, ये इसको शनिचर मीन्स वो ग्रह जो बहुत ही धीरे धीरे करके चलने वाला है, उसको कह दिया गया है। और मंगल ग्रह को भूम कहा जाता है, जो कि पृथ्वी से ही पैदा हुआ है, इसलिए भूम से जो बनाया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी चीज है अपनी सनातन संस्कृति में जो चीज दी गई है, उनके पीछे वैज्ञानिक पहलू है, उनके नाम भी वैज्ञानिकता के साथ में लेते हुए रखे गए। चलिए अब ये थोड़ा सा ये भी देख लीजिए, आईज। इंग्लिश में जो है ना आईज कहा जाता है, और उन पर दूसरा शब्द नहीं है, परंतु आप यहाँ देखेंगे नेत्र भी है, नयन भी है, चक्षु भी है, दृग है, लोचन है, अक्खी है, नजर है, आंखी, चश्मा, अम्मक, दृष्टि, विलोचन, दीदा और नैना। देखिए ऐसा है कि हर समय ये अलग अलग चीज कहा जाता है। प्यार भरी आंखों को नयन बोला जाता है, और ज्ञान भरी, जैसे ऋषि मुनि या कोई टीचर आचार्य आपसे बात कर रहा है तो उसको चक्षु बोला जाता है। उसने चक्षु निकाल के बोला तो एक ही बार में समझ में आ जाता है कि ये चीज है। अब इसी प्रकार से पीड़ा का देखें, पेन मतलब यह दर्द को कह दिया गया, पर पीड़ा भी होती है, वेदना भी होती है, संताप भी होता है, दुखन भी होता है, दुख होता है, कलेश होता है, कसक, चुभन, भड़कन, ऐठन। माँ से जो हम कहते हैं आज माँ हमारे पेट में ऐठन हो रही है, तो वह क्या कहेंगे? इस तरह की दुष्टि नहीं। तो आप अपने आप से बड़े इजीली समझ जाते हो शब्दों से, शब्द के मात्रा से। भड़कन, चुभन, ऐठन ये शब्द ऐसे हैं कि बहुत सारे प्रयोग होते हैं, पर उनके पास तो एक ये पेन, दूसरा नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध भाषा है अपनी सनातन संस्कृति की। और ये अतिथि अर्थी है ना, अतिथि का मतलब होता है जैसे कोई तिथि न हो, अर्थी। और साथ ही ये दो वर्ड है। अर्थी का मतलब होता है जब हम अंत्येष्टि के लिए किसी आदमी को लेके जाते हैं, जब तक उसमें प्राण है, जब तक वो सारथी है, और जब अर्थी वो बन जाता है, फिर उसमें से प्राण गया तो अर्थी बन गया। तो ये सब चीज अपने आप से सिद्ध कर देता है कि मतलब ये ना सनातन संस्कृति की जो देवनागरी लिपि है या हमारी जो संस्कृत ऋषि है, वो बहुत ही परिपूर्णता के साथ में बहुत ही रिच है, समृद्धशाली है। अब आते हैं, चलिए योग के ऊपर। योग के बारे में बहुत सारी गलत धारणा है, जैसे योग आम लोगों के लिए नहीं है, मतलब खाली इसको तो ऋषि मुनि और जो है ना जो रहते हैं जंगलों में वही करते हैं, ये गलत धारणा है। इसको बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी कर सकते हैं, पर बच्चा और बूढ़ों के लिए कोई विशेष आसन है, विशेष प्रकार की जो क्रिया है उनको ही कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते। और वैसे भी कहा गया है कि योग के बारे में, देखा देखी किया योग, चीज काया योग, देखने सुनने से, किताब पढ़ने से अगर आपने योग किया तो आप इससे क्या है, आप जो चीजों को क्या करेंगे, आप अपने ऊपर लेंगे, तो आप जो है ना अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे और आप बीमार भी हो सकते हैं, और इससे लाभ की बजाय आपको हानि हो सकती है। योग एक धर्म है, योगा इज ए रिलीजन।
योग मतलब रिलीजन नहीं, रिलीजन और धर्म में वो अलग अलग चीज होता है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, आपका कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब क्या है कि आपके पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य है, आपके जो है माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, ये धर्म का मीन्स होता है कर्तव्य। और रिलीजन का मतलब होता है संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब है कि जिसकी एक पुस्तक हो और एक जो सुप्रीम, जिसे हम गॉड कहते हैं, वो हो, उसको कहते हैं रिलीजन। जैसे कि इस्लाम धर्म में एक पुस्तक है और एक ही भगवान है। इसी प्रकार से क्रिश्चियनों में भी ले ले या सभी में ले ले। इसीलिए जो है ना हिंदू धर्म को धर्म नहीं कहा गया। इसको तो बहुत सारी चीजें हैं, इसमें डिटेल में जाते हुए, वैसे मैंने इस पर पूरा का पूरा ये चीज डाल रखी है एक वीडियो पे। ये जो है ना सनातन संस्कृति की पाठशाला है, उसमें आप जाके देखेंगे तो पूरा डिटेल में शॉर्ट में बता देता हूँ। योग चिकित्सा है, योग जो है चिकित्सा नहीं है। योग ये है कि जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स है उन्हीं को जो है सही करता है, सबको नहीं कर सकता है। चिकित्सा वो है कि सभी चीजों को सही कर दे। जैसे कि आपका हड्डी टूट गई है तो मेरे को कोई बता दे कि कौन सा ऐसा योग है जिससे हड्डी जुड़ जाए? नहीं, चाहे आसन है, प्राणायाम है, बंद है, मुद्रा है, क्रिया है, आप कुछ भी करें, आप उनसे मतलब यह सही नहीं कर सकते। इसलिए चिकित्सा नहीं है। जो फंक्शनल डिसऑर्डर्स है, जो आपके शरीर के अंदर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, वो हो गए हैं, तो आप उनको सही कर सकते हैं। योग एक दर्शन है। आपको बता दें योग दर्शन भी नहीं है। तो फिलॉसफी में क्या है कि हम चीजों को, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, ये दर्शन के माध्यम में हम चीजों को जानते हैं। किससे? अपने अनुभवों से और जो तर्क के माध्यम से। परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए फिर आप, योग एक चमत्कार है, मिराकल्स है। मीन्स मिराकल्स जिसका वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे हो रहा है, उसको कहते हैं मिराकल्स। हमें क्यों और कैसे हो रहा है इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है तो हम उसे मिराकल्स कह देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा योग जब करते हैं तो बहुत सारी रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो इसलिए हमें एक मिसकंसेप्ट पैदा हो गया कि नहीं, योग में तो सब ये मिराकल्स है, वही चीज करते हैं। योग केवल साधु संन्यासियों के लिए नहीं। तो ये सब ये पॉइंट है। ये पैदा क्यों हुआ, ये मैं थोड़ा सा इस नक्शे पे बता देता हूँ। ये जो है ना पैदा इसलिए हुआ, हियर से इन्फॉर्मेशन, जो हमारा ज्ञान था, परिपाटी, जो हमारे ज्ञान की परिपाटी थी, एक आदमी से दूसरे आदमी को दिया जाता था। लिखित में बहुत कम है, सब जनरेशन से जनरेशन ये हमारा ज्ञान दिया गया, एक आदमी से दूसरे आदमी, एक जनरेशन से दूसरे आदमी। तो आपने जब कभी किसी से कोई बात कहते हैं तो जब आप दूसरे कोई बताता है तो या तो उसमें कुछ जोड़ देता है या कुछ घटा देता है। तो इस प्रकार से वो चीजें जो है ना फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो आपकी जो नेचुरल जो चीज है उसकी वजह से हट गया और दूसरी चीज बन जाती है। विभिन्न परिभाषा है, जो डेफिनेशन है इसकी बहुत सारी वो चीज है, तो वो आपको ये इस प्रकार से ये दृष्टिकोण है, विभिन्न प्रकार के योग है। तो ये मैंने उसमें वीडियो में डाल रखा, आप जाके इसे देख सकते हो। ये चलिए अब अष्टांग योग थोड़ा सा आपको बताते हैं। आसन, ये जो आपको बता दें योग बहुत प्रकार के हैं। स्पेशली जो है 7 प्रकार के योग होते हैं। भक्ति योग, कर्म योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, ज्ञान योग, बहुत प्रकार के योग होते हैं। उनमें से जो आपका अष्टांग योग है जिसके 8 अंग है, उनके हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ये 8 अंग है। और इसी प्रकार से तो जो योग का जो है आसन अंग है वो अष्टांग के अनुसार तीसरा है और हठ योग दीपिका के हिसाब से, हठ योग के हिसाब से आपका तीसरा है। तो ये आसन जो है, अब ये यम जो है आपके जानते हैं 5 होते हैं, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ये जो यम है और नियम है 5। तो यम भी ये ना क्या है, अहिंसा भी कैसी, मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से और कर्म से। अगर आपने किसी ने मन में सोच लिया इसे मारूंगा या मारूंगी, तो आपका क्या हो गया, आपने हिंसा कर दी। और वचन बोल दिया तो ये दूसरे रूप का हो गया, और हाथ चला दिया ये तीसरे रूप का जो है ना आपकी हिंसा हो गई। मनसा वाचा कर्मणा, इतने मतलब मन में सोचने से, बोलने से और करने से ये हिंसा हो जाती है। इतनी गहराई में जो है ना सनातन संस्कृति में और योग के माध्यम से बताइए। इसी प्रकार से दूसरे नियम है सोच, संतोष, सब श्रद्धा, ईश्वर प्रार्थना। और अब ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये आसन
है क्या चीज, बड़े थोड़े कम शब्दों में बताते हैं। आसन एक शारीरिक विशेष आकृति है, ग्रहण करने का ढंग है, जिसमें धीमी गति से ग्रहण करना होता है, फिर अंतिम स्थिति में थोड़ी देर रुककर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आना होता है। यह है कि आप जब आसन कर रहे होते हैं, इसके बारे में बड़ा ये है कि आसन को पोज कह दिया जाता है, पोस्टर कह दिया जाता है। पोज जो है, आसन पोज नहीं है, जैसे क्रोकोडाइल पोज कह दिया जाता है, या आपको प्लाउ पोस्टर भी कह दिया जाता है, जो अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं बच्चे वो है। तो ये पोज क्या इमोशनल फीलिंग करने के लिए शो किया जाता है, जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा, जो कहते हैं पोज खिंचवा रहे, या आपस में आप जब मजाक करते हो कहते हैं बहुत पोज मार रहा है, या इस तरीके से। तो वो जो है इमोशनल फीलिंग करने के लिए। पोस्चर क्या है? पोस्चर इज ए बॉडी पोजीशन व्हिच इज एज्यूम्ड बाय इंडिविजुअल्स फॉर पर्टिकुलर टास्क और पर्टिकुलर वर्क। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी शारीरिक स्थिति ग्रहण करते हो पोस्चर में, जैसे पढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए या दौड़ने के लिए, उसको पोस्चर बोलते हैं। तो ये सब चीज ये नहीं है। आसन जो है ना, इसकी परिभाषा मैंने बताई, इसके बारे में कह दिया जाता है स्थिर सुखम आसनम, मतलब आराम से बैठना है। पर नहीं भाई, ये आसन तो 84 लाख है, 84 लाख आसन हुआ करते हैं। 84 लाख में से क्या है, जितनी हमारी योनि है उसमें 84 लाख आसन है, और उनमें से ये जो पहले पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, इसका मतलब है आसना इज विच गिव यू स्टेबिलिटी इन बॉडी एंड माइंड। आसन वो है जो शरीर के अंदर स्थिरता और साथ में क्या है आपकी जो है ना अच्छा फीलिंग कराए, वेलनेस का फीलिंग कराए। आसन वो है, आसना इज विच गिव यू स्टेबिलिटी बॉडी एंड माइंड। प्रतिशतले अनंत समाप्तव्यम, ये दूसरा पतंजलि ने दिया। आप इफर्टलेसली जब आप करते हो और तो क्या, और अनंत पे जो अपना ध्यान लगाते हो, तो फिर इसके आउटकम आपको मिलते हैं। तत्व द्वंद्वान, इसका अभिप्राय ये है जब आप इनको करते हैं तो क्या है, तत्व द्वंद्वान मतलब क्लैश बिटवीन टू, जैसे दिन और रात में आपकी एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट मसल्स होती हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, आपका समाप्त हो जाता है। जैसे कि आपने हाथ ऐसे किया तो आराम से आपका हाथ चलने लगते हैं, आपके पैर चलने लगते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथिक सिंपैथेटिक दो सिस्टम हुआ करते हैं। तो इसमें जब आप आसन ढंग से करते हैं अनुसमाप्त्याभ्याम की तरह, तो ये क्या होता है कि आपका जो है ना पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट हो जाता है और सिंपैथेटिक जो है कम हो जाता है। ये एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट दो तरह की मांसपेशी होती है, एक जो है ना मसल्स को लाने के लिए, दूसरे रिलैक्स हो जाती है। जब आप एक्सटेंड करते हो तो अपने आप से अच्छे से हो जाती है। ये इसके लाभ है। आसन करने से पहले ध्यान रखने वाली बात है, जो आप आसन जो करने जा रहे हो तो उससे पहले आप क्या है जो ध्यान रखें, नित्यम सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना। ब्रह्म मुहूर्त होता है करीबन 1.5 घंटे पहले। अगर आप उठेंगे कि रात भर जो है ना आपके आकाश से क्या है वो तक जो टपका करता है, और फिर सूरज जब निकल रहा होता है उस समय सबसे बढ़िया जो है ना आपका प्राणवायु होती है, जिसमें ओज तत्व भी होता है और प्राण भी होता है। तो उस समय आपने देखा होगा आहा क्या अच्छी हवा चल रही है, आपको अनुभव होता होगा। इस समय अगर आप योग करते हैं तो बहुत ही जो है लाभकारी रहता है। आसन पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में, जब कभी आप आसन परफॉर्म करें या तो पूर्व दिशा में फेस करें या उत्तर दिशा में। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण में जाता है, और किसी दिशा में बैठते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा मतलब ये लाभ चाहिए तो पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में फेस करके बैठे। आसनों से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। ऐसा है कि आप कुछ पानी पी लेते हो, चाय पी लेते हो, ये है प्रयास करें। अगर पी लिया है तो कम से कम आधे घंटे का अंतर रखें। आप तुरंत बाद में करेंगे पानी भी पी लिया तो वो भी आपके नुकसानदेह हो सकता है। आसनों का क्रम निर्धारण पहले कर लिया जाता है कि हमें कौन सा आसन किसके बाद में करना है। ये नहीं कि जब आप करने बैठ गए तब ये करेंगे ये क्योंकि आसनों का जो आपने अगर फॉरवर्ड बेंडिंग किया, आगे झुके हैं, तो दूसरा क्या है बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की दिशा में आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप निर्धारण पहले कर लेते हो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। प्रारंभ की स्थिति में सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं तथा 1 महीने के बाद आवश्यकता नहीं है। जब हम आसन करते हैं तो आसनों के लिए क्या है कि जब हम करना चाहें कि सूक्ष्म व्यायाम, जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या करना होता है, आपको बाद में करना पड़ता है, पर यह सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, परंतु 1 महीने के बाद कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। आसन करने से पहले ध्यान रखनी बात, ये महिला मतलब ये ना जो लेडीज है, बच्ची है, तो वो जो है इस चीज को ध्यान रखें कि 4 दिन जो है नहीं करना, 6 महीने के बाद आसन निषेध है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज है तो वो नहीं करनी चाहिए। आसनों के लिए
चादर में सख्त या नरम नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। मतलब ये ना, अगर नरम होगी तो आपके आसन ढंग से नहीं होंगे, ज्यादा हार्ड होगी तो आपको मतलब ये ना आसन करने में दुविधा होगी, उससे परेशानी होगी। आसनों को आरंभ करने से पहले क्या है कि हमें या तो प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, या किसी मंत्र का उच्चारण करके तब उसको आसनों में हमें जाना चाहिए। आसनों का मन शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। ऐसा है ना, क्रोध चिड़चिड़ा जो है ना आप हो जाते हो, या टीवी सामने चल रहा है तब आसन कर रहे हो, आप बात भी कर रहे हो, क्रोध कर लिया, माँ बाप से झगड़ भी रहे हो, वो आसन भी लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब किसी दूसरे से साथ में झगड़ते हुए या करते हुए या क्रोध करते हुए आसन करेंगे तो आपको लाभ की बजाय नुकसान मिलेगा। ये शौच क्रिया, लवसंका, पेशाब की प्यास, अगर पानी प्यास लग रही तो पहले पानी पी ले, और कोई भी 13 भेग हुआ करते, 13 भेगों को पहले अपना दूर करें, तब उसके बाद जो है ना हमें क्या करना है, आसन करना है। अगर पानी प्यास लग रही हो, पानी प्यास में ही आप करते हो, या आपको किसी दूसरे का वेग लग रहा है, मूत्र विसर्जन का कर रहा है या किसी चीज का कर रहा है, तो आपको सबसे पहले उसको मतलब समाप्त करके तब हमें ये करना चाहिए। आसनों करते समय शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, एकदम बहुत तेजी के साथ में, व्यायाम की तरह नहीं करना है। आपको व्यायाम की तरह करेंगे तो लाभ की बजाय हानिकारक है। बहुत स्लो, इसमें जो है ना 3 फेज हुआ करते हैं। आपको 3 फेज ये है, पूरक, रेचक, कुंभक। तो पूरक, रेचक, कुंभक क्या होता है, सांस जैसे मैं आगे बेंड हो रहा हूँ, सांस छोड़ते हुए आपको जाना है, और जहां फाइनल पोज में या तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखनी है या सांस रोक के रखना है, और जब वापस आना है सांस लेते हुए आपको वापस आना है। ये क्रिया जो है आपको परफॉर्म करेंगे तो उसको लाभ मिलेगा, नहीं तो वैसे आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ये ना फाइनल स्टेज में ये पूछते हैं हम शीर्षासन कर रहे हैं तो कितनी देर रुके, लाभ आपको 5 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर मिल जाता है। 1 मिनट से ज्यादा लाभ मतलब कर देंगे लाभ नहीं मिलेगा, फिर आपका जो है ना 1 मिनट में ही लाभ आपको पूर्णतः मिलने लगता है। ये रहता है कि किस आसन में कितनी देर रुके, तो कुछ आसनों में यह 5 से 10 सेकंड में भी लाभ मिल जाता है। आरंभ में 5 सेकंड से स्टार्ट करें और फिर बाद में 1 मिनट तक उसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे करके। ऐसा होता है कि वो बड़ा वो कर रहा है, जिस बेड पे आप सोते हो उसी बेड पे जो है ना आप योगा करने लगते हो, आसन करने लगते हो, कभी नहीं, उससे हटके करना है। क्योंकि आपको बता दें कि हर आदमी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जब आप उस पर सो रहे होते हो रात के समय तो आप उसी पर आसन करना आरंभ कर दें। जिस बेड पे या जिस तख्त के ऊपर आप सोते हो उसी पर आप आसन हटा के रजाई हुआ करने नहीं करना है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। छोटे बच्चों को, मतलब यार 8 साल के बच्चे हैं, ये इसका ध्यान रखना है। और वृद्ध अवस्था वाले हैं, उनके हड्डियां में ज्यादा खिंचाव पड़ सकता है, कठिन आसन आपको नहीं करना है। और 12 साल तक की आयु का जो बच्चा है उसको इनवर्ट हैंग मींस उल्टे करने वाले आसन नहीं करने हैं, उनको हर्निया वगैरह हो सकता है। स्पेशली इनवर्ट हैंग वाले उल्टे, जैसे सर्वांगासन है, शीर्षासन है, हल आसन है, ये वाले आसन उन्हें नहीं करने हैं। ये आसनों के प्रकार, आसन 3 प्रकार के होते हैं आपके जो है ना, करेक्टिव एंड कल्चरल, जो सुधारात्मक आसन है, ध्यानात्मक मेडिटेटिव आसन है, और आरामदायक आसन, ये सब आसन और मकर आसन है। ये आरामदायक आसन दो ही है, शवासन, मकर आसन, और ध्यानात्मक आसन जो है ना 5 है, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन। इन 7 को छोड़ के जितने भी आसन है वो करेक्टिव एंड कल्चरल आसन है, जो कि 84 लाख बताए थे। 84 लाख में से ये 7 आसन घटा देंगे, 2 आपके रिलैक्सेटिव आसन है और 5 जो आसन है आपके जो है मेडिटेटिव पोज है, तो मेडिटेशन वगैरह इसमें परफॉर्म किया जाता है। आसन व्यायाम में थोड़ा सा मतलब है ना आपको बता दें कि हम आसन और व्यायाम को कैसे करते हैं। आसनों को सहजता के साथ धीरे धीरे किया जाता है, और अगर आप ये झटके के साथ करेंगे तो आपकी मांसपेशियों में प्रभाव पड़ेगा। व्यायाम को जल्द गति के साथ में किया जाता है, आसनों को हलचल धीमी गति के शांतिपूर्वक और अंतिम स्थिति में रुक के किया जाता है, परंतु ऐसा उसमें रुकने की जरूरत नहीं है। जब वापस भी आना होता है तो आपको जैसे पहले हाथ गया था सबसे पहले, तो सबसे पहले वो वापस ही नहीं, जो सबसे पहले आपका हाथ आएगा। ये ध्यान रखने वाली चीज है। इसमें मैंने जो है इसको उसमें भी डाल दूंगा। आसनों के देखिए, आसन और प्राणायाम करने से ध्यान से सुन लेना बेटा, अभी मैं बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। ये जब आप आसन और प्राणायाम करते हो, इससे स्वास्थ्य भी मिलता है और साथ में आपको दीर्घायु भी मिलती है। परंतु जब व्यायाम करते हो, स्वास्थ्य तो मिलता है पर दीर्घायु खत्म हो जाती है। आप कहोगे आप ये आपने कहां से एक फॉर्मूला निकाल दिया, तो मैं बताता हूं। देखिए, कुत्ता है 1 मिनट में
कितनी सांस लेता है? 35 से 40। जिंदा रहता है 10 से 12 वर्ष। आपने देखा होगा, बता, घोड़ा है 25 से 27 सांस लेता है, 35 साल जिंदा रहता है। और इसी प्रकार से आप देखेंगे आपका स्नेक है, लेता है 7 से 8 साल, 100 साल जिंदा रहता है। और इसी प्रकार से देखेंगे कछुआ है 1 मिनट 4 सांस लेता है, 125 से 150 साल जिंदा रहता है। जल्दी जल्दी सांस, जितनी लंबी लंबी इंटेंसिटी, डेंसिटी और वॉल्यूम में आपने तेज रखा श्वास प्रश्वास का, ये नीवी सांसें मिलती है, निबंध लिया। परंतु यहाँ जैसे ही योग के अंदर क्या होता है, जैसे ही हमारी सांस बढ़ने लगती है, हम शवासन में या मकर आसन में चले जाते हैं, तो ये आपको सांस तो दे ही रहा है, साथ में दीर्घ आयु भी दे रहा है, इसलिए इसकी ज्यादा महत्व बन जाती है। आसनों को जो है ना, आरंभ में क्या है, प्रार्थना मंत्र के माध्यम से किया जाता है। और आप उसमें जो है ना व्यायाम करने के लिए हमें वार्मिंग अप है, प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, चोटों के बचाव के लिए किया जाता है, उसमें हम वार्म अप करते हैं, ये भी है। आसन में कमर के ऊपर अधिक प्रभाव रहता है, परंतु व्यायाम में हाथ पैरों पर अधिक रहता है। व्यायाम में आपने देखा होगा हाथ पैर इस तरीके से चलाते हैं, परंतु आसनों पे देखेंगे या तो फॉरवर्ड बेंडिंग होगा या बैकवर्ड होगा या ट्विस्टिंग होगा। तो ये आसनों के ऊपर पूरा ये बहुत ही अंतर है, ये चीज पूरा कमर के ऊपर है, क्योंकि कमर के अंतर्गत आपके जो क्या रहते हैं, जो 7 चक्र हैं, मूलाधार से लेके सहस्त्र तक, ये प्रभावित होते हैं। और ये कुंडली शक्ति वगैरह उसके लिए आपका तैयार हो जाता है। प्राणायाम के बारे में चलिए बताते हैं। प्राणायाम जो है ना, ये जो है पातंजलि के हिसाब से कुंभक बोला जाता है, और प्राणायाम जो तीसरा अंग है। ये आपको बता दें, ये बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीख लिया, आप प्राणायाम जब तब कर सकते हो। अरे कोई कह देता अरे हमें मेडिटेशन सिखा दो, भाई आपने 5वीं क्लास जो है पढ़ी नहीं और सीधा कहते हो कि हमें पीएचडी करा दो, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसीलिए आपने बता दें कि अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बताया गया है। तो अब मैं बताता हूँ, ये तीसरा मतलब चौथा अंग है प्राणायाम। ये चौथा अंग कब है? जब आप इसके लिए परिपक्व हो जाओ। परिपक्व कब होते हो? जब सबसे पहले आसन दृढ़ हो जाए। आसन दृढ़ का मतलब क्या है? कोई बच्चा बताएगा आसन दृढ़ का मतलब क्या है? कि जब आप किसी भी मेडिटेटिव पोज में, जो ध्यानात्मक आसन है, कम से कम 40 से 50 मिनट बैठ सके बिना हिले डुले, बिना परेशानी के, तब आपको प्राणायाम स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे लोग कहेंगे ऐसा सर क्यों? हमारे वहां तो जो तीसरे दिन ही चालू हो जाते हैं तो प्राणायाम। नहीं, बताता हूं मैं आपको इसका कारण। जैसे ही आपने शरीर ऐसे किया, आपके पेन इस मतलब इस पैर में जो होने लगा, आपने बॉडी को ऐसे किया, आपका अननेचुरल बॉडी पोजिशन होने की वजह से आपका ये चलने लगेगा, और चलना चाहिए था ये, और आपने इधर कर लिया तो आपका चलने लगेगा दूसरी साइड का। जब कभी आपका प्राण ध्वन नहीं चल रहा हो और अपोजिट साइड में होने लगेगा, तो आपका प्राण दूसरी साइड में चलने लगता है। या आप जानते हो नहीं, आप देखना ही। इसीलिए कहा गया है जब आसन दृढ़ हो जाए तभी जो है हमें प्राणायाम करना चाहिए, नहीं तो लाभ की वजह नुकसान हो जाएगा। दूसरा है मोटापा, कफ संबंधी रोग और नाड़ियां जो है, 6 क्रिया है, जो 6 क्रिया होती हैं, धोती, नेति, नोली और ये ना आपकी कपाल भाती ताड़क, ये 6 है जो कि आप 6 क्रिया है। तो आप उनको जब उनके माध्यम से कर लो, कफ का दोष कर लो, और नाड़ियों का जो 72,000 नाड़ियां होती है शरीर के अंदर, अगर आपने वो शुद्ध कर लिया है, तब जो है ना हमें करना चाहिए, और तब जो है ना इसका प्राणायाम का लाभ मिलता है। चाहे तो आप 6 क्रिया कर सकते हो, जो 6 क्रिया मैंने बताई है, या केवल आप अनुलोम विलोम प्राणायाम 6 महीने तक करते हो तो नाड़ी शुद्धि अपने आप से हो जाती है। ये है, या ये 3 चीज ध्यान रखनी है। आसन दृढ़ होना चाहिए, आपका शरीर में जो है ना नाड़ियों का शुद्धिकरण होना चाहिए तब, और नहीं तो फिर आपको मतलब ये ना समस्या पैदा हो सकती है। ये 6 क्रिया है। नेति क्रिया है, ये देखिए, ये नेति, इसमें जो है क्या आता है, मैं आपको बताऊं, ये नेति है, ये धोती है, ये, और ये कपालभाति, नोली, त्राटक और बस्ती, ये 6 क्रियाएं जो होती। लाओ देखिए, धोती इस प्रकार की होती है कपड़ा, जो कि इसे खाया जाता है। खाने के बाद नोली परफॉर्म किया जाता है, और चलने करने के बाद फिर इसे बाहर निकाल लिया जाता है।
जितना भी कफ है, जितनी भी गंदगी है, वायु पित्त कफ तीनों है, वो उससे शरीर से बाहर आ जाते हैं। ये जलनेती है। जलनेती को इसमें पानी भरने के बाद थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए और इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें और इसको इसमें डालते हैं, दूसरी नाक से निकलने लगता है। आप इधर से डालें तब ये डाल इस जी मतलब ये आराम से निकल जाए। और ये है आपकी सूत्रनेती, ये जो है नाक में डालने के बाद मुंह से ऐसे निकाली जाती है। अब यहाँ मतलब जगह ऐसी नहीं है तो आपको मतलब है ना किस दिन आपकी जो है क्लास चलेगी तो उस दिन कभी किस दिन आपको करके दिखा दे। ये जो है ना दंड धोती है। दंड धोती जो है ना ये आपको पानी पीने के बाद, बैठने के बाद ये जो है ना पेट में डाली जाती है और पानी जो है पूरा बाहर आ जाता है पूरा। एक जो है ना ये धुलाई है, ये धुलाई है और वो जो है आपका पोछा है, समझ वस्तु होती है एक तरफ से पूरा जो है ना। आप अगर इसे करते पूरे शरीर की शुद्धिकरण हो जाता है, फिर रोग पास नहीं होता, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ये है ना तस्वीर सती श्वास प्रश्वास बेहतर विच्छेद प्राणायाम। आप जानते हो कि जब आप कोई भी कार्य करते हो, जब कोई कार्य करते हो तो कहते हो मन नहीं लग रहा है। देखिए मतलब है ना आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 ही कर्मेंद्रियां हैं। इनकी अधिष्ठाता कौन है? मन। अगर आप मन जोड़ देंगे उसके साथ में तो उसी को कहते हैं कोई भी कार्य करो पूरे मन योग से करो। अगर आपका मन नहीं कर रहा तो आप और कहते हैं आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप कि चलो वहां चलते ना, पैर घसीटोगे, इस तरीके से मन होगा तो उचक के चलेंगे आपका। इसीलिए कहा ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। आपका ज्ञानेंद्रियां देखने भी लगते हो, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा दूं कि आप सड़क के किनारे बैठे हुए हो और कोई जो है ना आप आंखें खोल के बैठे हुए और कहता है कोई आगे भाई यहाँ से भी एक मोटरसाइकिल पे दो लड़के गए थे तो आप कहेंगे और उसकी लाल रंग की गाड़ी थी, बोले कोई गया तो था पर ये नहीं पता कौन सी मोटरसाइकिल थी, कैसा कलर था, तो खुली तो क्यों नहीं देख रहे थे। आप आंखों से नहीं देखते हो, जब तक इसमें मन नहीं जुड़ा हुआ है आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको कान से सुनाई भी नहीं देगा, बम फट जाएगा क्योंकि आपका ध्यान कहीं और होगा, नहीं सुनाई देगा। आप आंखों से देखते नहीं है, आंखों से। और टेस्ट जो है ना आप जो खाना खाते हो मन नहीं कर रहा है, अरे जीभ से खाना ना खा लो ना, क्यों आप जो छोड़ते हो, है ना, अरे मन नहीं कर रहा, तो मन कहीं और है। इसीलिए मतलब है ना। और ये चलते चलते यही बता दें, आप जो भोजन लेते हो स्थूल रूप में मुंह से खाते हो, सूक्ष्म रूप में नाक के माध्यम से। ये बच्चे बैठे हुए इनको जैसे बढ़िया से बताता हूँ, जहां पर दूध उठ रहा हो, जहां पर कढ़ाई में, वहां जाके खड़े हो जाना चुपचाप से। आपने 1.5 लीटर दूध पी लिया, चोरी कर लिया आपने जो है ना उसकी दूध एक ही। ये बता रहा हूँ क्यों, तो सूक्ष्म रूप में जो है ना आप नाक के माध्यम से लेते हो। ये बच्चियां हैं जब कोई त्योहार होता है और जब खाना पकाने के दिन अब मन नहीं कर रहा है, बना के ही जो है मन भर जाता है, क्योंकि आप सुगंधी से हाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपने एक चीज और देखी होगी, हम कहते हैं ना हवा खाया है, भाई हवा पीने क्यों नहीं जाते हो? इसीलिए स्थूल रूप में चीज मुंह के माध्यम से खाई जाती है, सूक्ष्म रूप में नाक के माध्यम से खाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहा गया तस्में सती श्वास प्रश्वास गति में क्षेत्र प्राणायाम। तस्मिन तब जब आपका जंग हो जाए आसन, तो ये तस्मिन तब। और श्वास प्रश्वास में गति, जो आप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हो, श्वास को अंदर भर रहे हो, श्वास को छोड़ रहे हो, इसके अंदर पॉज लाना ही आपका प्राणायाम बोला जाता है। ये परिभाषा पातंजलि ने दी है। ये प्राणायाम 2 शब्दों से बना, प्राण धन आयाम। प्राण को इनलार्ज करना, एक्सटेंड करना जो है ना, यही प्राणायाम है। इसको और ऐच्छिक मतलब है ना, मतलब कंट्रोल ब्रीथिंग। आप ये कहेंगे हम बांसुरी भी बजाते हैं तो उसमें भी तो हम प्राण को जो कंट्रोल करते हैं, पर ऐच्छिक उसमें है आपको प्राण को करना है। उसमें 3 फेज होते हैं, पूरक, रेचक, कुंभन, और 3 ही बंद लगाने पड़ते हैं, मूलबंध, जालंदमा, उद्यान बंद, तब ये प्राणायाम बनता है। लंबा लो, लंबा छोड़ने से जो है डीप ब्रीथिंग बन जाती है। प्राणायाम के उद्देश्य क्या है? अगर कोई भी कार्य कुशलता से करना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा
आपका मन से। और मन के लिए कहा है चले वाते चले चित्ते निश्चल निश्चल दृढ़ भवे ततो वा योग निरेत। आपकी सांस प्रश्वास जितनी तेज चल रही है आप जो है ना कंसंट्रेट नहीं कर सकते। जैसे ही आपकी सांस प्रश्वास धीमी हो जाती है, आप सांस प्रश्वास आपकी बहुत तेजी चलती है तो आपने देखा होगा, नहीं है पर आप डीपली जब एग्जाम आ जाते हैं बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, आपने देखा होगा सांस प्रश्वास बहुत धीमी हो जाती है, आप गहन चिंतन कर रहे हो। तो और जैसे और मैं बता देता हूँ इसको 3 फेज से पूरक रेचक कुंभक। बड़ा बेटा इसे ध्यान से सुन लेना बेटा, पीछे सुन लो जो है ये है जब आप कॉन्फिडेंस जो है ना लूज करते हो, मीन्स डिप्रेशन में जाते हो, अवसाद में जाते हो, कोई सामने वाला कहे मान लूंगा ये करो, ऐसे सांस इनहेल करके करते हो, आप कॉन्फिडेंस अपने अपने डेवलप करना चाह रहे हो। और जब ये ना ये कहते हो हाँ अच्छा बवाल टला, एक्सेल आउट करते हो, मीन्स जितना आप धीरे धीरे करके सांस को एक्सेल आउट करोगे उतने स्ट्रेस और टेंशन को कम कर रहे होते हैं। अच्छा है बवाल काटा, ऐसे करके ये नहीं कहते बवाल काटा, उल्टा है, ये रिवर्स है। डिप्रेशन के लिए अलग है। अगर ऐसे ही आसनों में जब करते हो तो जिनका जो डिप्रेशन में चले गए वो आसनों को सांस भर के करें, और जिनको स्ट्रेस टेंशन ज्यादा एक्सेल आउट करें, सांस फूल के करें, तो आपको लाभ होगा। ये चले वाते चले चित्तम निश्चय 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 योगी स्थानवाद तो वायु। अगर आपको कंसंट्रेशन करना है तो आपको सांस रोकनी ही होगी। जैसे ही आप सांस को रोकेंगे आपका मन जो है ना जो विचलित हो रहा था वो रुकने लगता है। ये 5 आसन है, या तो आप सुखासन कर सकते हो या वज्रासन में, पद्मासन, स्वास्तिकासन और सिद्धासन। ये 5 आसन बताए गए, इन्हें 5 में किसी में लग जाएंगे। सबसे बढ़िया ये है ना आपका, ये वो भी अच्छे से अच्छे बता देते हैं। तो ये जो सबसे बेस्ट जो आसन बताया गया है, ये बीच में हमने बताया है, ये पद्मासन है। अगर पद्मासन में आप करते हो तो ये सबसे बढ़िया जो आसन माना गया है। बाकी जो है ना इसके पूरक है, आप कर सकते हो। बहुतों का जो है ना ये पद्मासन नहीं लगता है तो वो सुखासन में जो है बैठ सकते हो इस तरीके से। वज्रासन में जैसे नमाज अता की जाती है वैसे आप बैठ सकते हो। और स्वास्तिकासन ये देखिए, ये इस तरह से हमने अब फिगर डाल रखी है। प्राणायाम के नियम क्या है? प्राणायाम के समय आंख बंद रख लेनी चाहिए। अपने आंख बंद करेंगे तो आपकी जो है ना जो 5 जो सेंस ऑर्गन है आप बाहर के वातावरण से हट जाएंगे, तो आप कंसंट्रेशन आप ठीक से करने लगेंगे। दूसरा है पूरक रेचक कुंभक के बीच अनुपात। ये होता है व्हाट शुड बी द रेशियो बिटवीन पूरक रेचक कुंभक। ये 3 फेजेस है। तो जब आप सांस लेना, इसको कहते हैं बेटा बात नहीं, ये पूरक जो है सांस लेना जो होता है इसको कहते हैं पूरक, और सांस छोड़ने को कहते हैं रेचक, और सांस को रोकने को कहते हैं कुंभक। तो पूरक रेचक कुंभक के अंदर प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? जब आप नए हैं तो आपको जो है आपको रखना है क्या, ये रेशो जो है ना ये 1:2:2 का प्रारंभ में। जब आप बिगनर हो, जैसे ही आपने 1 महीने 1.5 महीने अभ्यास कर लिया है तो ये जो है ना फिर रेशो हो जाता है 1:2:4 का। 5 सेकंड में आपने सांस ली है तो 10 सेकंड में उसको धीरे धीरे कर छोड़ना है और 20 सेकंड रोकना है। ये इस तरह से अभ्यास करेंगे, इसका रेशो होना चाहिए। शुरू से ही आप 1:4 ये नहीं करना है। प्राणायाम करते हुए मूल बंद, जालंध बंद, उद्यान बंद, ये 3 बंदों का लगाना होता है। मूल बंद होता है कॉन्ट्रैक्ट योर एनस, जो है ना आपने कर ली। जालंध बंद होता है ये जगलग नॉक, ये चिन्ह है, ये आप इस तरीके से लेके आएंगे। और फिर उद्यान बंद होता है पेट को अंदर करना। ये 3 बंद होते हैं तभी प्राणायाम होता है, नहीं डीप ब्रीदिंग हो जाएगा। बंदों को पूरक के, अब ये ना ये 3 बंद जो है ये कब कौन सा बंद लगाना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए, तो इसके लिए ये ना ध्यान देने वाली बात है। ये बंदों को क्या पूरक के अंत में जालंधर बंद और कुंभक के अंत में रेचक में प्रारंभ में उद्यान बंद करना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये सही है। नहीं तो और आपको ये बता दें, ये भी कम से कम 10 चक्र का प्राणायाम करना चाहिए पहले से। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि हम जो है, देखिए हमने पहले कहा था देखा देखी किया योग छिजिकाया वालों। अगर आपने प्राणायाम गलत किया तो ये आपको मार डालेगा।
बिल्कुल, ये भी बता देता हूँ क्यों। आप सही दिशा में कैसे जा रहे हो तो आप कैसे पहचानेंगे। आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आपको जो है आप सही से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर पसीना बहुत तेजी से आएगा, पहली पहचान होती है। और फिर इससे भी थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे तो दूसरी उसमें जो है ना क्या आपके शरीर कंपन होने लगेगा, और तीसरी दिशा में तो शरीर उठने लगता है, मतलब ये आवाज होता है शरीर बहुत हल्का हो गया, शरीर उठने लगेगा। ये तीसरा ये। और अगर बीमारी का ये है ना, ये है जैसे बकरी होती है ना, अगर आपकी जो है ना स्टूल है बकरी की नंगी की तरह टूटने लगे तो आप समझ लेना कि हम जो है ना किसी से जाके पूछे, नहीं तो आप जो है रोगी बन जाएंगे, आप गलत प्राणायाम कर रहे हो। ये इसकी मैंने आपको बड़ी अच्छे से पहचान भी बता दी है। ये पातंजलि में जो प्राणायाम मतलब 4 प्रकार का बताया गया है। आंतरिक कुंभक सांस भरने के बाद, बाह्य कुंभक सांस छोड़ने के बाद, आंतरिक बाह्य कुंभक सांस अंदर बाहर लेने के बाद जैसे कपालभाति करते हैं, और केवल कुंभक जहां सांस लेनी नहीं छोड़नी नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं। इसीलिए आपने सुना होगा देखा होगा कि कहते हैं अरे योगी 400 साल के होते हैं, उनको सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सांस छोड़ने की नहीं जरूरत पड़ती। तो वहां पे मेटाबॉलिज्म शरीर का मतलब ये ना आपकी एनर्जी वगैरह भी लेनी नहीं होती, तो वो इसलिए वो अधिक उम्र तक वो जिंदा भी रह सकते हैं। ये हठयोग प्रदीपिका के हिसाब से जो प्राणायाम है ये आपके 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो ये आपका ये देखिए, ये है सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ये जो है ना गर्मियों में अगर आप करेंगे तो इसमें ये ना शीतली और शीतकारी करेंगे तो ये आपको इसका लाभ मिलेगा। और सूर्यभेदन जो है ना गर्म है, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, तो उस समय करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये प्राणायाम और दीर्घ श्वास में अंतर। हम लोग जो है ना दीर्घ श्वास मतलब जो है ना जब हम करते हैं सांस छोड़ के जो है ना जब हम करते हैं तो ये प्राणायाम और दीर्घ श्वास के अंतर्गत जो है ना हमने डिफरेंस बताया है। प्राणायाम उद्देश्य का मन का ऐच्छिक नियंत्रण है, और दीर्घ श्वास में क्या है कि ज्यादा से ज्यादा हमें ऑक्सीजन लेने का पर्पज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का होता है। मतलब प्राणायाम के अंदर हम जो है ना कभी आपने एक नाक को बंद करते हैं, दूसरे नाक को बंद करते हैं, या शीतली शीतकारी ऐसे जो है ना आप जैसे को जैसी जो है ना आपको मुंह बनाते हो, मीन्स हम सब पाथवेज को छोटा करते हैं। परंतु वहां क्या है दीर्घ श्वास में ज्यादा से ज्यादा मुंह खोल के ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को लेने का है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर ज्यादा निकालने का। और जैसे झुक के इस तरीके से आपको करते हो दीर्घ श्वास को, पर इसे बैठ के करते हो। ये प्राणायाम के पूरे रीति कुंभक 3 फेस होते हैं, परंतु इसमें फेजेस वगैरह नहीं होते हैं। ये मतलब प्राणायाम के बारे में आपको बताया, और ये मैं उसमें वीडियो डाल दूंगा। इसमें जो है ना नासा दृष्टि वगैरह भी की जाती है। आप जब सांस लेते हैं तो उस समय पर आप नाक पर जो है ना आप करें या नाभि पर लें, जब प्राणायाम करते हैं तो इस पर हमें रखना बहुत जरूरी है। परंतु ऐसा आपका दीर्घ सांस वगैरह में ऐसा नहीं होता है। मैं ये चीज उसके ऊपर डाल दूंगा, आपको बाद में मिल जाएगी। पर ये अब मैं जो है ना ये आपको बताने वाला हूं, ये जो है ना ये स्वास्थ्य की ऐसा है, सबसे बड़ा सुख कौन सा माना गया है? निरोगी काया। दूसरा सुख कौन सा है? पैसोपास, पैसा, है ना। तीसरा सुख कौन सा है? पतिव्रता। कहा गया है पुराने जमाने में, ऐसा है कि नहीं आप जाने नहीं जाने, पतिव्रता हो नारी। चौथा सुख बेटा हो अधिकारी, मीन्स बेटा आपके अधिकार में है। ये 4 सुख बताए गए। अब ये बता दो आपको बहुत सारा पैसा वैसा है पर दाढ़ में दर्द हो रहा है तो आपको हटो पली तरफ, ये ना सबसे पहले इसीलिए कहा गया है निरोगी काया। तो अगर आपका ये है तो सभी जिंदगी अच्छी लगती है, नहीं तो कुछ नहीं। न अच्छा कपड़ा अच्छा लगता है, ना कुछ जिंदगी में आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए और इसके जो कारण है ये 3 है। अस्वस्थता को दूसरों के साथ साझा नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कह सकते आपकी दाढ़ में दर्द हो रहा है तो माँ बाप से कहते हैं आज तो मेरा एग्जाम है, दाढ़ का दर्द आप ले लो, है ना, आज दाढ़ का दर्द आप ले लो, कल ले लूंगा, वापस कर लूंगा। आप ही को झेलना है, आप ही को अनुभव करना है, आप ही को जो है इसका, इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरा क्या है कि संसार में जितने भी भोग है उन्हें स्वस्थ मनुष्य ही भोग सकता है। अस्वस्थ मनुष्य जो है ना कोई जो है ना भोग नहीं कर सकता।
और ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए, जब आप स्पिरिचुअल आप अपनी डेवलपमेंट करना चाहते हो, अस्वस्थ आदमी नहीं कर सकता, स्वस्थ आदमी नहीं कर सकता, भजन पूजा पाठ जो यज्ञ जो भी आप करना चाहते हो तो वही जो है ना कर सकता है, और दूसरा नहीं। मनुष्य के द्वारा किए हुए पुरुषार्थ, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो वैसे तो आजकल ये 2 ही रह गए हैं, धर्म को निकाल दिया गया है, अब लोग मुक्ति तो जानते नहीं, मोक्ष को भी हटा दिया है, 2 ही रह गए, अर्थ और काम, पैसा और काम, शादी कर दो खत्म जिंदगी बस। क्योंकि ये धर्म जो है बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। 2 ही चीज है, बच्चे पर कैसे नौकरी मिल जाए मेरे बच्चे को, इससे कौन सी पढ़ाई से कौन सा मिल जाए। वैसे आपको बता दें, ये जो पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष का, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो एक परंपरा डाली गई थी उससे हम दूर हटते जा रहे हैं। मैं एक सच घटना बताता हूँ अपने गाँव की। एक दिन मैं जा रहा था तो एक बुजुर्ग जो है ना, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट में हूँ, वो पैदल होकर लंगड़ाते हुए जा रहा था, तो मैंने पूछा भाई क्या बात है, तो वो कहने लगा कुछ नहीं हो गया। मैंने बता दिए बाबा मैं आपको सही कर दूंगा, आपको कुछ बता दूं। बोले कि कुछ नहीं, बड़े मुश्किल से उन्होंने बताया कि मेरे पैर में चोट लग गई है। मैं कैसे लग गई थी अब आपको बताना पड़ेगा। नहीं बोले इलाज बताओ तुम। तो बताते क्या है, ध्यान सुनना, कि मैं बच्चे को नकल कराने गया था, फ्लाइंग स्पॉट आ गया था और तीसरी मंजिल से कूद गया, मेरे पैर टूट गया है। अब मैंने भाई इससे क्या नकल करा के हाई स्कूल कर लेगा, कौन सी क्लास में हाई स्कूल में नकल करा लेंगे क्या हो जाएगा। तो कहते हैं ब्याह है जाएगा। ये सबसे बड़ा जो है उनका मतलब, ये देखिए हमारी पहले माँ बाप जो हुआ करते, दादा दादी हुआ करते थे, मार देते थे जान से। अब हमारी मतलब कितनी मनोवृत्ति बदल गई है। तो ये मतलब है ना, ये सबसे बड़ा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्त करने के लिए भी आपको स्वस्थ शरीर चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपका स्वास्थ्य के शारीरिक और मानसिक सामाजिक, ये स्वास्थ्य जो है ना आपको बता दें, ये जो स्वास्थ्य जो है 4 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। और इसको प्राप्त किया जाता है योग के जो अंग से प्राप्त किया जाता है। शारीरिक और मानसिक जो है ना प्राणायाम के माध्यम से। सामाजिक स्वास्थ्य क्या है, समाज में तनाव रहित होकर जीवन यापन करने की कला, इसको कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। आपके पड़ोसी के साथ क्या रिलेशन है, आपके टीचरों के साथ में क्या रिलेशन है, सामाजिक स्वास्थ्य है ये। तो और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य आपकी क्या है, आप किस चीज को कितना विश्वास करते हो, ये आपके फेथ, आपकी रिटूल्स क्या है उसके बारे में, फेथ किस में करते हो, विश्वास क्या है। जैसे आपने कहा देखा होगा, कहते हैं ना भाई इसको अब ले जाओ मरीज को, अब मतलब ये क्या करें, इसको दुआ करो, दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। तो मीन्स आपका फेथ है, आपका विश्वास है, इसको कहते हैं आपको स्पिरिचुअल। ये जो है ना 75 में जो है ना आपके WHO ने जो डेफिनेशन दी थी, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली सोशली वेलबींग नॉट मियरली एब्सेंस डिजीज और इन्फर्मिटी। ये डेफिनेशन जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट 75 में ऐड की गई थी, परंतु हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे, उन्होंने चारों ये पहले ही दी थी, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पहले ही बता दिया था। ये शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये 4 स्वास्थ्य है। ये शरीर की कोशिकाओं से, ये आसन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये मानसिक जो है ना आपको स्वास्थ्य प्राप्त करना है तो बताया था, मन पे कंट्रोल जो है ना आपके श्वास प्रश्वास के माध्यम से जो किया जाता है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना। और ये सामाजिक स्वास्थ्य, ये होते हैं सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और परिग्रह। भाई कौन ऐसा आदमी होगा कि समाज को सभी उसे लाइक करेंगे, जो अहिंसक होगा। और अहिंसक भी कैसा, मन सा वाचा करुणा, जो मन से भी हो, वचन से भी हो, कर्म से, तीनों से ही हो। और ब्रह्मचर्य जो आगे का सामाजिक स्वास्थ्य है, तो ये आपके प्राप्त होता है ये यम के नियम से। और ये आध्यात्मिक है, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्तिगत मान्यताएं, संस्कार, आदमी विश्वास को समाहित करने की कला है ये आध्यात्मिक। ये है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थना। ईश्वर प्रार्थना मीन्स डिवोशन टू द गॉड, भगवान के जो कहते हैं भाई अच्छा किया बुरा किया ये सब आप ही ने कराया, आप उसमें डाल दो, डिवोशन टू द गॉड, जिसे भक्ति योग भी कहते हैं। भक्ति योग भी है जो प्रत्येक कृत्वा नाम के माध्यम से चलता है, जो किया जाता है उस पर हम चर्चा नहीं कर पाए। इस दिन जो है ना अगर यहाँ आए तो आपको इसके बारे में बताएंगे। ये अब आप थोड़ा सा ये बता देते हैं स्वास्थ्य की पहचान कैसे करेंगे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, अपना पूरा बॉडी चेकअप कराने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर जो है घर पे ही अपना कर सकते हो।
वो कैसे? ये जो है स्वस्थ की पहचान का जो है ना बड़ा अच्छा सा ये देखिए, अगर आपका सिर ठंडा है, ध्यान से सुने ना, अगर आप हाथ रख के देखिए सिर ठंडा है और पेट जो है आपका टाइट नहीं है, नरम है, और पैर गर्म होने चाहिए। अगर पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा है तो आप स्वस्थ हैं। और अगर इससे उल्टा पुल्टा होता है, समझ लो कुछ न कुछ आप, ये बचपन में आपने माँ बाप ने बताया हो, गांव के लोग जानते हैं, तो ये जो है ना आप समझ लें 50% आपने चेकअप कर लिया। अब फिर से इससे आगे कैसे करेंगे चेकिंग? जो ये तो हो गया आपका स्थूल रूप में। सूक्ष्म रूप में जो है ना आप कैसे इसकी जो है जानेंगे इसके बारे में? तो फिर इसका जो है ना पूर्णमासी होती है, पूर्णमासी से नेक्स्ट डे होता है प्रतिपदा, मीन्स पहला दिन। तो उस दिन क्या होता है, आपका शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा जो है आता है, शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष जिसमें आपका चंद्रमा नहीं निकलता, तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा को पहले ये ना, ये देखिए, ये ढाई घड़ी में 1 घंटा होता है, ये आपका बायां नोस्ट्रिल चलेगा 3 दिन तक, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। और फिर क्या होगा, ये जो है ना आपका बायां नोस्ट्रिल चल रहा था, अगर आप स्वस्थ हैं तो ये नेक्स्ट 3 दिन आपका राइट नोस्ट्रिल चलेगा। इस तरीके से चला करता है आपका राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। और ऐसे ही कृष्ण पक्ष में इसका अपोजिट हो जाता है। और ये वात पित्त कफ और सम अर्थात संतुलन में है, मतलब है ना, इससे आपको भी पता चल जाएगा वायु पित्त कफ संतुलन में, नहीं तो कुछ न कुछ रोग आने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका दाएं की जगह पे बायां चल रहा है, बाएं की जगह पे दायां चल रहा है, उल्टा चल रहा है, तो इसका समझ लो कि आपका रोग आने वाला है, या तो गर्मी के बाद से और जाड़े के बाद से। तो ये रोग जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। अब देखो मनोरोग कौन से होते हैं, ये देखिए, मनोरोग में इसको कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, मनोकायिक रोग। अब आपने देखा होगा, अब ये शायद आपने नहीं सुना होगा, एक नई चीज आपको बता रहे हैं, अगर काम मिस से, तो ये आपकी वायु जो है बढ़नी है। आप क्रोध है, आप क्रोध करते हो, किसी एंगर करते हो, तो आपका पित्त जो बढ़ना है, आप समझ लीजिए। आप ग्रीडी है, आप मतलब ये ना, ये बिल्कुल रोग होते हैं और इनका इलाज और नहीं होता है जब तक आप ढंग से न करें। ये बता दें, आप दवाएं लेते रहिए। अगर आप ग्रीडी है, लालची है, तो ये देखा गया है कि अगर आप लालच में, जैसे कहते हैं शादी ब्याह में ज्यादा खाया है आप, जो है ना, तो इस तरीके से दूसरा जो है ना कि कैसे भी पैसा मिल जाए, ये आपकी नेचर है, आपने बना ली है। तो ये जो है ना आपका जो रोग होता है, वो एक तो ये ना, ये जो बनेगा, ये एक तो दवाएं आप लेते रहना, डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा, आपका ये सही नहीं देगी जब तक आप इसे नहीं छोड़ेंगे। आप दवा लेंगे, थोड़ा असर करेगी, फिर इसके बाद फिर आ जाएगी, फिर आप थोड़ी दबाना है, सही नहीं करना है, और दूसरे रूप में कहीं ना कहीं फिर निकलती है। तो ये जो है ना, अब ये ना आपकी तृष्णा है, मतलब गिरीनेस है, तो उधर रोग जो होते हैं, जलन और क्षय रोग होता है। और इसी प्रकार से ये जो है ना रोगों का जो है ना आपको, अब ये देखो, इसे आपने समझ लिया, रक्षा में आपका ध्यान चाहूंगा इस पे, इस पे जो है ध्यान दे लिया। ये है बेटा बायोलॉजिकल बात, जैव यांत्रिकी घड़ी, ध्यान से सुन लेना, जिंदगी भर जो है ना आपको बहुत बड़ा काम आएगा। पूरा निचोड़ है जो है ना, आपको बता रहा हूं, ये है जैव यांत्रिक घड़ी। ये नक्शा प्लीज, मैं चाहूंगा इसके ध्यान दें। ये है जैव यांत्रिक घड़ी, हमारे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात को मतलब मानते हैं, तो आप उसके हिसाब से देखें। आप जो है जीवनचर्या अपनी इस समय के हिसाब से करेंगे, तो फिर जो है ना आप स्वस्थी बनेंगे। और उल्टा पुल्टा करेंगे, आप मन मर्जी से नहाते हो, मतलब ही नहीं। वैसे भी तो मतलब पिज्जा खाते हो, जो स्वास्थ्य को पिज्जा बर्गर है जो अपने आप में बकवास है, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हो, तो फिर वो जो है ना आपको कोल्ड ड्रिंक के साथ बारे में नहीं पता, कोल्ड ड्रिंक में जाके एक ब्लेड तोड़ के डाल देते रात को, सुबह आप देखोगे ब्लेड नहीं मिलेगा, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना होता है। और ये है आपको पिज्जा पछता नहीं है कि वो है, तो इसीलिए आपको फ्री में दिया जाता है कि इसके साथ में ये है, क्योंकि वो पचाने क्यों, कल फिर आपको बुलाना है वहां पर। ये जो है ना आप बहुत ही ज्यादा नुकसान रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अब ये इसे ध्यान से सुन ले बस।
ये देखिए, ये हमारे 24 घंटे होते हैं। इस 24 घंटे में अब देखिए, जिन बच्चों के मुंह पे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे देर से वॉवेल्स क्लियर करने के लिए जाते हैं, उनके मुंह पर ये देखे होंगे, ये जो है ना निकल आते हैं पिंपल्स। जैसे एकदम से आपने देखा होगा मुंह सड़ने लगता है, वो कारण मैं बताता हूँ। देखिए, अब ध्यान सुन लेना, मैं सब पॉइंटों को जहाँ क्लियर नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ये है बड़ी आंत का समय, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक। अगर इस समय तक वॉवेल्स क्लियर कर आते हो, इजीली हो जाएगा। जैसे ही आपने ये टाइम बढ़ाया, ये जाड़ों में, इधर जाड़ों में जो है ना 7 बजे की तरफ आने लगता है, और ये 6:30 बजे हो जाता है गर्मियों में समय। जैसे ये उत्तरायण और दक्षिणायन सूरज होता है, उसके हिसाब से बनता है, इसको फेस में माने। तो ये क्या है, इस समय बड़ी आंत का समय है। जो भी आप खाना खाते हो, वेस्ट प्रोडक्ट करके जो है ना बड़ी आंत में फेंक देता है, और ये एक्टिवेट हो जाता है। तो जो आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बना के डाल दिया था, उसमें से चूस लेता है, और जो है ना आपके मुंह पे वही दिखाई देता है। अब मैं और आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो है ना पेट है, 7 से 9 के बीच में बहुत अच्छी भूख लगती है। इस समय आप हैवी खा लो, कितना भी, सब डाइजेस्ट हो जाएगा। और आपने देखा होगा, देखो, और मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये है रात के, ये यकृत, लीवर, 1 बजे से 3 बजे तक, ये मतलब है ना, आपने देखा होगा हाइपर एसिडिटी इस समय बहुत ज्यादा परेशान करती है। उस समय जब जिसको परेशान हो, और जिसका बढ़ा हुआ लीवर है, फैटी लीवर है, ये, और बीमार आदमी है, कोई भी आदमी बीमार है, सबसे ज्यादा परेशान जो है ना, ये समय है, ये वाला 1 से 3 बजे तक रहता है। 4 बजे से हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है ना लीवर के अंदर शरीर का 1/3 ब्लड रहता है डिपॉजिट, और जब इसमें बैक्टीरिया वायरस होंगे तो सबसे ज्यादा परेशान होंगे। फिर इसके बाद में जो है ना आपने देखा होगा। अब ये एक चीज ये देख लें, ये देखिए, ये अब यहाँ है, ये फेफड़े, आपने देखा होगा, मतलब ये दमा का मरीज होगा, क्या का मरीज होगा, और जिसको खांसी होगी कब करता है? सुबह इसी समय। ये है आपका 3 बजे से 5 बजे तक सबसे ज्यादा परेशान, क्योंकि इस समय क्या होता है, ये आपके फेफड़े एक्टिवेट रहते हैं, और इस समय ये सही कर रहा होता है। और मैं आपको बड़ा अच्छा सा बता देता हूँ, अगर आप कोई दमा का मरीज है, और ये जो है ना भाई देवे आपके कफ जम गया या खांसी है, तो आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ आधी डोज भी ले लेते हो दवा की, तो वो जो है आपकी 3 गुनी जो है ना लाभ करेगी उस समय किसी समय। क्योंकि शरीर इस समय जो है ना यहाँ सफाई कर रहा होता है, एक्टिवेट रहता है इस समय। इसलिए हमने प्रयोग करके भी देख लिया है, डायबिटीज वालों को भी हमने जो दवा दिलवा के देख लिया, आधी डोज कब किस समय क्या रहता है। तो ये जो है ना, इस चीज को आप समझेंगे, और बाकी सब इसी तरीके से है, मतलब है ना। तो ये काफी लंबा हो जाएगा। अब हम आपके जो है ना ये चीज जो है ना बढ़ती जा रही है। देखिए, एक हमने ये चैनल बना रखा है, और इसमें ये बहुत सारी चीजें ये डाल रखी है। सो शरीर की पहचान कैसे, अभिवादन, पता ही नहीं कि कब नमस्ते नमस्कार